नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। कोरोना और उससे मुकाबले के लिए किए गए लॉकडाउन ने भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद को हिला दिया है। मोदी सरकार 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर बेशक अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन जमीन पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का कहना है कि उदारीकरण के बाद आई ये मंदी सबसे भीषण साबित हो रही है। अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष में 5% की दर से गिरावट की आशंका है। इतना ही नहीं, हालात सुधरने में 3 से 4 साल तक का वक्त लग सकता है। रेटिंग एजेंसी फिच ने भी इस साल अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट की आशंका जताई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इको रैप रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में विकास दर 0 से 6.8% नीचे जा सकती है। इन सबके बीच एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र की तरह राज्य सरकारें भी 20 लाख करोड़ का पैकेज दें। गडकरी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब राज्य सरकारें खुद फंड की कमी से जूझ रही हैं। सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार हकीकत से बिल्कुल बेपरवाह है या उसे संकट समझ में ही नहीं आ रहा। केंद्र ने अब तक जो उपाय किए हैं, क्या उससे डूबती अर्थव्यवस्था को सहारा मिलेगा या और जरूरी उपाय करने की जरूरत है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर हम अगले आधे घंटे विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अर्थशास्त्री प्रोफेसर वीके उपाध्याय, प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल, आउटलुक हिंदी के संपादक हरवीर सिंह जी जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल से। प्रोफेसर यामिनी, फिलहाल जो ये क्रेडिट एजेंसीज ने जो जिस तरह का एक सिनेरियो खींचा है हमारे सामने, वो बड़ा डराने वाला है। क्या सचमुच हम इस बुरी स्थिति में फंस गए हैं? जी, आप देखिए तो इकोनॉमी की जो रफ्तार है वो बिल्कुल धीमी हो गई है और एक कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट आ गई है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को भी देखें तो उन्होंने कहा है 30% का कॉन्ट्रैक्शन होगा जीडीपी में, और जो ओवरऑल स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। जितने व्यापारी लोग थे उनके लिए भी काफ़ी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की दिक्कतें आई हैं, जिसकी वजह से एनपीएस बढ़ सकते हैं। और जितना भी पैकेज दिया है उससे अभी कुछ समय के लिए तो रिलीफ मिलेगा, पर आगे अगर व्यवस्था में ऑपरेशनलाइज नहीं किया जाता तो बिजनेसेस और अर्थव्यवस्था को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल एक मुश्किल घड़ी है। शरद गुप्ता जी, आप बताएं कि फिलहाल सरकार के पास विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है। दुनिया भर के विशेषज्ञ अपनी बात कह रहे हैं, उनके पास अपना भी पूरा अमला है, फौज है, लेकिन कुछ होता नहीं दिख रहा है। उछल कूद चाहे जितनी हो, दौड़ भाग चाहे जितनी हो, लेकिन जमीन पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। क्या सरकार को कुछ वाकई समझ में नहीं आ रहा? दरअसल जिस तरह से लॉकडाउन शुरू किया गया और उसके बाद पूरी अर्थव्यवस्था एकदम रुक गई, तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज जो आई कि आखिर काम रुका, सरकार के भी रेवेन्यू रुके और जो कारोबार थे उनके रेवेन्यू रुके। तो ऐसे में होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था कि जो वर्कर्स माइग्रेंट अपने घर जा रहे थे तो उनको या तो वहीं पे काम दिया जाता रहता, या काम के बदले काम नहीं चल रहा था तो भी उनको कुछ ना कुछ पैसा उस तरीके से उनके अकाउंट में डाला जाता, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने, अमेरिका ने, सभी ने अपने अपने वर्कर्स के अकाउंट में पैसे डाले जिससे कि वो उनका रोजी रोटी चलती रहे। तो चूंकि सारा कुछ ध्वस्त हो गया है, सारे माइग्रेंट वर्कर अपने घर जा चुके हैं, फैक्ट्रियों को वर्कर नहीं मिल रहे हैं, अब जब जो घर पहुंचे हैं वहां पे उनके लिए काम नहीं है, तो कुल मिला के वो ऐसा हो गया है कि न कारोबार चल रहे हैं और न आगे चलने की संभावना दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हरवीर सिंह जी, आउटलुक हिंदी के संपादक, हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक गंभीर समस्या है। जिस तरह से क्रेडिट एजेंसीज ने, हरवीर जी, कहा है कि हम -5 तक जा सकते हैं, 6.5 तक जा सकते हैं माइनस में, यानी जो ग्रोथ रेट हमारी 7-8 को लेकर चलती थी या उम्मीद की जाती थी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती थी, और अचानक हम यहां पर खड़े हैं। ये सिर्फ कोरोना का मामला है या कोरोना के पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी स्थिति में चली गई थी? हरवीर सिंह, असल में देखिए 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, उसके बाद नोटबंदी से जो झटका लगा था हमारी इकोनॉमी को, उससे इकोनॉमी नहीं उभर पाई।
और ये कोरोना के पहले ही अगर आप देखें जिस तरीके का ग्राफ आपको दिखता है कि जीडीपी ग्रोथ के घटने का और बेरोज़गारी के बढ़ने का, क्रेडिट ऑफटेक घटने का, सेविंग्स घटने का, वो सारे संकेत थे कि हमारी इकोनॉमी क्राइसिस में जा रही है। अनफॉर्चुनेटली ये कोविड-19 की ग्लोबल क्राइसिस आ गई, महामारी की जो है, उसके बाद जो परिस्थितियाँ पैदा हुई दुनिया में और हमारे देश में जो लॉकडाउन्स हुए, उसने पूरी के पूरा जो पहले से जो संकट था उसको महासंकट में तब्दील कर दिया। अब उसमें ज़रूरत थी कि हम कैसे उससे तेज़ी से उभरने के लिए कदम उठाएं। तो सरकार ने पहले तो पैकेज घोषित करने में ही महीनों लगा दिए और दुनिया भर में तुरंत एक्शन होने लगे। हम लोग एक्शन का इंतजार करते रहे। अब उसमें जो एक्शन हुआ भी है वो आधा अधूरा है और उसके मकसद कुछ और हैं, उसका प्रभाव कुछ और है। तो अभी हम लोग एक अजीब दुष्चक्र में फंस गए हैं हमारी इकोनॉमी को लेकर के, और इकोनॉमी को लेकर के नहीं, ये हमारी सामाजिक स्थिति पे भी एक दुष्चक्र आ गया इसके चलते। क्योंकि आखिरकार जीवन आदमी कहीं से कमाई करके बेहतर जीवन तभी जी पाता है कहीं से उसकी आमदनी हो, या इंडस्ट्री और बाकी चीज़ें भी तभी चल पाती है जब डिमांड हो। तो ये एक अजीब परिस्थिति पैदा हो गई है। बिल्कुल, और 27% तक बेरोजगारी दर जाने का मतलब है कि मध्य वर्ग भी जो अब तक खुद को सुरक्षित मान रहा था वो एक संकट में है, और बहुत जल्दी ही हमें पता चलने वाला है, बल्कि संकेत मिल गए हैं। आज ही पता चला है कि एक बड़े अखबार ने 150 पत्रकारों को खड़े खड़े निकाल दिया है। बहरहाल, प्रोफेसर वी.के. उपाध्याय, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था कुछ ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गई है जिन्हें शायद पता ही नहीं है कि कैसे आगे चलना है? क्या कुछ संकट विचारों का भी है? आज जो अर्थव्यवस्था के बारे में जो कहा जा रहा है, अब पहले कुछ दिनों पहले, 1 महीने पहले, ये सारी एजेंसीज कह रही थी कि हमारी जो ग्रोथ होगी वो पॉजिटिव टेरिटरी में होगी, कोई 1%, कोई 2%, उस तरह से। अब बताया जा रहा है इनके द्वारा कि ये -5 तक जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये पहला अनुमानी है। हम पहले क्वार्टर के बारे में अब अंदाज लगा सकते हैं क्योंकि 2 महीने का एक्सपीरियंस हमें है, तो उसमें जो कहा जा रहा है कि -40% डाउन जाएगा, लेकिन आगे के बारे में अभी अनुमान लगाना उतना आसान नहीं है। वो इस पर डिपेंड करेगा कि हमारी रिकवरी की रेट कैसी होती है। तो ये -5 भी कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है जिस पर हम कोई बहुत ज्यादा रिलाई कर सकते हैं। ये -10 भी हो सकता है। यही एक्सपीरियंस बाकी सारी दुनिया भर में है। तो जैसे हमारी जॉब की रेट, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट आज अभी जो CMI बता रही है, और तो कोई बताता नहीं है, वो 24% बता रही है, लेकिन उसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन के तरीके थोड़े से अलग हैं। अगर दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो वो 30% से ऊपर जी। तो अभी क्या हालत होने वाली है ये सारा कुछ नहीं कहा जा सकता। चाइना ने तो अपना एस्टिमेट देने से भी मना कर दिया, तो अभी एस्टिमेट साल का देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिपेंड करेगा कि हम कैसे रिकवरी करते हैं, कितना स्लो रिकवरी होती है। बिल्कुल, यानी कि रिकवरी का बहुत संकट है। रिकवरी कब शुरू होगी, कैसे शुरू होगी? क्योंकि जेब में पैसा नहीं है, पैसा नहीं होगा तो मांग नहीं बढ़ेगी, और मांग नहीं होगी तो उत्पादन आखिर कौन किसके लिए करेगा? शरद जी, आपको क्या लग रहा है कि जो एक बात राजनीतिक क्षेत्र में बार बार हो रही कि नकदी एक बड़ा संकट है, आज नितिन गडकरी ने भी यही कहा है, तो जो नकदी का संकट है जिसको विपक्ष भी कह रहा है कि लोगों के जेब में पैसा डालिए, उनके अकाउंट्स में पैसा डालिए, और जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है पता चलता है कि उसमें वास्तव में तो शायद वो 2 लाख करोड़ ही है। तो आखिर सरकार इस बुनियादी बात को समझने को तैयार क्यों नहीं है? दरअसल सरकार के पास भी पैसा नहीं है। जो मैं आपसे कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया, जैसे इंग्लैंड ने किया, या अमेरिका ने किया, या दूसरे देशों ने किया कि अपने सभी नागरिकों के जेब में कुछ पैसे डाले। अगर लोगों की सैलरी $1000 थी तो उन्होंने उसका 70-75% उनके अकाउंट में डाला, जिससे कि उनका खर्च चलता रहे और बाजार में पैसा आता रहे। लेकिन हमारे यहाँ जो पैकेज दिया गया है वो बेसिकली सप्लाई लाइंस को मेंटेन करने के लिए कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो बाजार में सामान आएगा, और बाजार में सामान आएगा तो लोग खरीदेंगे, ये अनुमान है। लेकिन जब लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा, जब डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे, तो उस सप्लाई का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए सरकार को पहले तो डिमांड क्रिएट करने के लिए लोगों की जेब में पैसा डालना चाहिए था, फिर उसके बाद सप्लाई शुरू करते। लेकिन सरकार ने पहले, जिसे कहते हैं पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो उन्होंने पहले सप्लाई पे जोर दिया है और उसके बाद
अगर कहीं लोगों के पास पैसा नहीं आएगा, फिर देखी जाएगी कि साहब बाजार में सामान तो आ गया लेकिन वो बिक नहीं रहा है, तो उसको कैसे निपटा जाएगा, इस पे सरकार बाद में ध्यान देगी। यानी भाग्य भरोसे चीजें छोड़ी जा रही हैं। यामिनी जी, पूरी दुनिया का उदाहरण हमारे सामने है, सीधे सीधे लोगों को पैसा दिया जा रहा है, जैसे अभी शरद जी ने कहा। पर क्या सचमुच भारत के पास इतनी कमी हो गई है पैसे की कि वो नकदी के संकट को समझते हुए भी लोगों के जेब में पैसा डालने को तैयार नहीं है? मतलब हमारी सरकारों की मैं बात कर रहा हूं। जी, अगर आप कहें कि नकदी की दिक्कत है, तो उसके लिए जितने भी पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं, चाहे वो आरबीआई के द्वारा लिए गए हैं मॉनेटरी ईजिंग के, आपके इंटरेस्ट रेट्स को कई गुना रिड्यूस किया गया है, या फिर एनएचबी, सिडबी या नबार्ड को रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, बैंक्स को रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। और अगर आप इकोनॉमिक पैकेज को भी देखें तो वनरेबल ग्रुप्स को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना आपके, और वहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स देना, आपके एमएसएमई सेक्टर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, सबऑर्डिनेट डेट प्रोवाइड करना, इक्विटी इन्फ्यूजन प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप और बेहतर करना, एक सस्टेनेबल इकोनॉमी को क्रिएट करना है। पैसा दे देना या चैरिटी दे देना एक किसी भी इकोनॉमी के लिए सही मापदंड नहीं होगा अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। ठीक है हरवीर जी, क्या सचमुच इस समय जो हालात है उसमें पैसा देना चैरिटी है या खुद को बचाना, यानी अर्थव्यवस्था को बचाने की बुनियादी शर्त है? असल में देखिए, ये इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमिस्ट के बीच में एक डिस्कशन चलता है कि चैरिटी बहुत ख़राब है, सब्सिडी बहुत ख़राब है। जी, सवाल है कि सामान्य परिस्थितियों में इस तरह के तर्क पे आप बहस कर सकते हैं, लेकिन अभी परिस्थिति असामान्य है और उसमें सबको पता है कि ये असामान्य परिस्थिति में दुनिया के तमाम सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और सरकारें क्या कर रही हैं, तो हम लोग कोई उनसे अलग नहीं है और ये इसमें सरकार को आगे आके कदम उठाना ही पड़ेगा। 2008 का ही आप देख लीजिए, 2008 की क्राइसिस में और इसमें बहुत अंतर है, लेकिन उस वक्त सरकार ने डिमांड जनरेट करने के लिए जो फिस्कल मेजर्स लिए थे और काफ़ी सारा पैसा पंप किया था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर कट करने की तरफ जा रहे हैं, सैलरीज कट कर दो, ये सब कर दो, तो ये थ्योरी नहीं चलेगी। और बड़ी ये अफसोस की बात है कि जो हमारे पॉलिसी प्लानर्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट वहाँ बैठे हुए हैं या इवन फाइनेंस मिनिस्टर, कोई उनके पास कोई क्लियर कट स्ट्रेटजी है ही नहीं कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी ये मुसीबत है अभी तक के भारतीय इतिहास में, जब से देश आज़ाद हुआ पहली बार ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है। दुनिया में 1930 की मंदी के बाद की इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है, उसमें हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर लेने पड़ेंगे। हम आकर के बात करने लगे कि हम ये लोन दे देंगे, ये क्रेडिट लिमिट बढ़ा देंगे, ये आत्मनिर्भर हो जाएंगे, आज सब यहाँ पैदा कर लेंगे। अरे भाई, आपको ये सब करना था तो आपको रोक किसने रखा था अभी तक, अगर सब कुछ आप अपने यहीं पर कर सकते हो। अभी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, देखिए इसमें हमें ये भी एक भ्रम कर दिया लोगों ने कि हम आत्मनिर्भर स्वदेशी, इसका कोई मतलब नहीं है। आप ढूंढिए बाजार में जाके कि कौन सा देसी कौन सा विदेशी, इसका कोई मायने नहीं है। यू नीड मोर मनी, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर मैन्युफैक्चरिंग, मोर जॉब्स, मोर मनी इनटू द हैंड ऑफ द पीपल, तो ये चाहिए। और इस वक्त क्योंकि सब कुछ अटका हुआ है, तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो आगे बढ़ के अपने जो भी मेजर्स उसके पास है, जो भी रास्ता है जहाँ से भी संसाधन जुटा सकते हैं। सबको पता है संसाधनों की किल्लत है, लेकिन तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि अभी आप फिस्कल डेफिसिट की चिंता मत कीजिए। हरवीर जी, आपने कृषि पत्रकारिता भी बहुत की है, बहुत करीब से आपने कृषि क्षेत्र को देखा है। जो कृषि क्षेत्र कभी 50s में 53%, 54% योगदान करता था, अब मुश्किल 14% है। और जो पहले की मंदी थी, जो 3 मंदियां बताई जाती हैं 50s 60s में, उससे हम इसलिए भी शायद उबर पाए थे कि कृषि क्षेत्र पे हमारी आबादी बड़े पैमाने पर थी। पर आज तो लगता है कि जिस तरह से रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, वो एक, अगर मनरेगा को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास कुछ बचता नहीं, और मनरेगा भी कितना संभाल लेगा। आज हमने खबर देखी कि पीएचडी करे हुए लोग जो हैं वो भी मनरेगा के मजदूरों की लाइन में खड़े हुए हैं। देखिए, बाई चांस क्या स्थिति है, अभी जो तमाम सारे जो संकट आया उसके बावजूद एग्रीकल्चर एक्टिविटी जारी रही है और हमारा जो रबी का सीजन है वो बहुत ही रिकॉर्ड प्रोडक्शन वाला है। एक तो ये पहलू है जो सकारात्मक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि तमाम सारे जो दूसरे प्रोड्यूस थे वो या तो खेतों में बर्बाद हो गए या मार्केट तक नहीं पहुँचे या उनकी कीमतें बेतहाशा गिर गई। जो फ्रूट थे, वेजिटेबल, मिल्क, ये सब, पोल्ट्री, ये सब बर्बाद हुआ है।
अब उनको कोई कंपनसेट करने वाला है नहीं, सरकार ने उनको कोई अलग से कोई पैकेज दिया नहीं। दूसरा ये है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, ये इतने सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र में ही जाएंगे और इनकी सबकी डिपेंडेंसी कृषि के ऊपर ही आएगी। सरकार ने मनरेगा का बजट बढ़ाया 40,000 करोड़, वो ठीक है, लेकिन सवाल है कि उससे पूरे देश में कैसे काम चलेगा। ये कई करोड़ लोग वापस गांव में पहुंचे हैं, वहां पर वेजेज क्रैश हो जाएंगे। अभी मनरेगा की जो वेजेज है वो 220 रुपये से लेके 300 के से भी कम है, बाकी 270 280 के बीच में है। तो इसमें 4-5 लोगों के परिवार का गुजारा कैसे होगा? और उसकी अभी एवरेज आता है 40-42 दिन का मनरेगा में, 100 दिन का रोजगार तो सबको मिल नहीं रहा है। तो सवाल है कि जो अदर देन मनरेगा जो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसमें ज़बरदस्त उनका वेजेस क्रैश होंगे। और ये अगर सरकारें और कुछ बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लेते तो ये रूरल इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा झटका भी साबित होने जा रहा है। बिल्कुल, रूरल इकोनॉमी के लिए झटका ही नहीं बल्कि शायद इसका असर जो ग्रामीण इस जीवन है, जनजीवन है, सामाजिक जीवन है, उसमें भी बड़े पैमाने पर पड़ेगा, क्योंकि सस्ते मजदूरों का एक बड़ा सवाल पहले से बना हुआ था। हम बात करेंगे तमाम दूसरे पहलुओं पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए राजनीति में। राजस्थान कांग्रेस का कल से नया सोशल मीडिया कैंपेन। कोविड पैकेज के तहत लोगों को 10,000 की मदद देने को लेकर है अभियान। बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर क्या है राजस्थान सरकार की रणनीति? देखिए ऐसी तमाम खबरें स्वराज राजस्थान पर 7:30 बजे। राजनीति में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था की, जो अब बेहद बुरी स्थिति में पहुंच रही है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसीज का भी कहना है, जिन्होंने ये अनुमान जताया है, आशंका जताई है कि निगेटिव यानी नीचे की ओर, ऊपर की जगह नीचे की ओर 5% तक हम पहुंच सकते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा भी। हमारे साथ हैं कई महत्वपूर्ण लोग जो इसमें चर्चा में शामिल हैं। प्रोफेसर वी.के. उपाध्याय हमारे साथ हैं। प्रोफेसर उपाध्याय, आप जो पूरी स्थिति देख रहे हैं, इस समय रिवर्स माइग्रेशन बहुत तेजी से हो रहा है, और जैसा मैंने पहले चर्चा की थी कि केवल मनरेगा के अलावा ग्रामीण जीवन में भी कोई इस तरह के उपाय नहीं है जो हमें इस मंदी से उबार सके, जो शायद 50 और 60 के दशक में हमें उबार पाए थे। तो पूरा जो सर्विस सेक्टर वगैरह पे जोर था, क्या आज वो हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहा है? प्रोफेसर उपाध्याय, क्या आपको हमारी आवाज नहीं आ रही? प्रोफेसर उपाध्याय, आपको हमारी आवाज आ रही है? नहीं, वो बीच में कट गई है। हाँ। जी, अभी आई आपको? अब आ रही है। हाँ, जी, तो सवाल ये आपसे कर रहे थे कि जिस तरह से पहले हमारी पूरी आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि पर आश्रित था, आज वो नहीं है। आज वो सर्विस सेक्टर और तमाम दूसरे क्षेत्रों पर ज्यादा है, वहां पर सिमट गया, और हमारे पास ग्रामीण जीवन में केवल एक मनरेगा बचा हुआ है। आखिर रिवर्स माइग्रेशन का मुकाबला होगा कैसे? जो लोग वापस लौट के गए हैं तो वो उन पर मनरेगा की मदद से कुछ किया जा सकता है, लेकिन एक बात हमें यहाँ ध्यान रखने की ये है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उस तरह का काम पैदा किया जा सके। तो मनरेगा का जो सारा कॉन्सेप्ट है कि आप उनसे काम करवाइए, उनको पैसा दीजिए, तो वो भी एक ऐसी प्रणाली है जो अभी शायद नहीं लागू। तो ऐसी स्थिति में शायद ये ज्यादा यूजफुल होगा कि उनको पैसा दिया जाए। जो भी आदमी रजिस्टर्ड है, कम से कम 3-4 महीने तो ये किया ही जा सकता है कि बिना अगर काम भी अगर नहीं पैदा हो रहा है तो पैसा दिया जाए। और कोई हालत एक्चुअली शहरों में होनी चाहिए, तो शहरों में भी इस तरह की स्कीम्स आप लगा सकते हो कि काम है या नहीं है, लेकिन 3-4 महीने तो कम से कम पैसा उनको दिया जाए। तो यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि चैरिटी की बात है, ये दरअसल में नॉर्मल हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो नहीं है। लोग काम करना चाहते हैं, लोगों का काम रुका है। क्यों रुका है? कि उनको ऑर्डर किया गया था कि आप काम नहीं कर सकते, आपकी फैक्ट्री नहीं काम कर सकती, बाजार नहीं खोल सकते, आप कोई घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये लोगों का दोष नहीं है, इसमें लोगों को तो एक सरकारी आदेश के अनुसार घर में बैठने के लिए कहा गया, तो उसी से 50 करोड़ 60 करोड़ लोगों की जो जिंदगी है वो तबाह हो गई है। तो ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है और सारी दुनिया इसको रियलाइज करती है।
तो आज की तारीख में ये कहना कि ये चैरिटी है, उस तरह से हम लोग मिडिल क्लास वाले लोग कह देंगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा पैसा होता है, हम आराम से घर पे बैठ के आराम कर रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी है 50-60 करोड़ जिसकी संख्या हो सकती है, उसके पास तो इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, ना पैसा है, वो तो रोजगार से ही खाते हैं, तो उनका रोजगार आपने एक तरह से छीना है। प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल जो कह रहे हैं प्रोफेसर उपाध्याय कि दरअसल भरे पेट वाले ही इस बात को कहते हैं कि ये चैरिटी है। इस देश की आधी आबादी अचानक बिना किसी वजह बैठा दी गई और उसके पास कोई सप्लाई लाइन नहीं थी कि उसको खाना मिले या दूसरी चीजें मिले, तो उसे अगर पैसे की जरूरत है तो वो क्यों नहीं मिलना चाहिए उसे? जी, पहली बात तो जो लॉकडाउन लाया गया वो हर एक जीवन को बचाने के लिए लाया गया, और ये ताकि ये कम्युनिटी लेवल पे ना फैले, ये ज़रूरी था। जहाँ तक 40 करोड़ आबादी है जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो वापस गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए गए हैं, ये लॉकडाउन अभी का प्रोविज़न है और ये लॉकडाउन 33% अभी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। आगे के आने वाले ऑपरेशनलाइज स्ट्रक्चर में भी गेन होगा, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी। जहां पर इनको कुछ पैसा मुहैया कराने की जरूरत है, वहां पे वनरेबल ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने सबसे पहले गरीब कल्याण योजना लाई थी, जिसके तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स भी किए थे, जहां पे ये सोच है कि सिर्फ फाइनेंशियल रिलीफ्स दिए जाएं या इकोनॉमिक रिलीफ्स प्रोवाइड किए जाएं। वो कुछ सेक्टर्स में अगर आप देखें एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर करने के लिए भी दी गए हैं, पर उनको एज लोन वेवर्स या सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स नहीं दिए गए हैं। जहां पर खाना भी प्रोवाइड करने की बात की गई है, वो भी प्रोवाइड किए गए हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं उसको जरा हम एक पत्रकार की नजर से भी समझ लेते हैं। शरद जी, खाना लोगों को दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, तो लोग गए क्यों फिर अपनी जगह से? क्या सचमुच ऐसी स्थिति है? क्या लोगों को वाकई खाना मिल रहा था? शरद जी, अगर आप ये ठीक है, यामिनी जी जवाब ले लेते हैं। शरद जी, क्या लोगों को खाना मिल रहा था लॉकडाउन में? पैसा मिल रहा था, उनके अकाउंट में पैसा आ रहा था, सरकार सब कुछ कर रही थी और बस लोग उठे और घर पिकनिक बनाने जाने लगे, जैसा कुछ लोगों ने कहा भी है? देखिए, सरकार ने 500 रुपए महीना जनधन अकाउंट में ट्रांसफर किया। जब एक मजदूर की मजदूरी आजकल 500 रुपए पर डे है, तो ऐसे में 500 रुपए महीना अगर आप उनके अकाउंट में डालते हैं तो उसका क्या भला होगा। और उसमें जो जहां तक राशन की बात है, सरकार कह रही है कि हमने 5 किलो गेहूं या चावल और दिया है। तो इतने में अगर आप ये मान के चलिए कि एक व्यक्ति 2 समय भोजन करता है, तो 5 किलो गेहूं में 60 मील, मतलब उसके एक मील में सिर्फ 83 ग्राम गेहूं आएगा जी। और 83 में कितनी 2 रोटी बन सकती हैं? और वो भी इतने लोगों को मिला है। जो दाल या चने की बात कह रहे हैं, तो सिर्फ 10% लोगों को वो दाल या चना मिला है। और राशन का जो 5 किलो गेहूं की बात की है, तो जितने माइग्रेंट लेबर थे उनको तो कुछ मिला नहीं। तो यही वजह है कि भूखे प्यासे नंगे पैरों वो चले जा रहे हैं इतनी गर्मी में, 40-45 डिग्री की गर्मी में वो चले जा रहे हैं। उनके पैरों के चमड़ी उखड़ गई है, उसके बाद खून निकल रहा, फिर भी चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर उनको खाने को मिल रहा होता, यही मैंने सबसे पहले कहा, अगर सरकार ने उन लोगों को या तो एम्प्लॉयमेंट दिया होता या अल्टरनेटिव इनकम दे दी होती कि कुछ कीजिए। मेरी इस दौरान कई मुख्यमंत्रियों से बात हुई है। पिछले एक हफ्ते के अंदर 4 मुख्यमंत्रियों से तो मैंने बात की है, और हर एक आदमी कहता है कि हमने सब माइग्रेंट लेबर के लिए बहुत इंतजाम किए हैं, हम उनके स्किल मैपिंग कर रहे हैं, और जब भी आएंगे उनके गांव में हम उनके स्किल के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। अगर ये एम्प्लॉयमेंट अभी तक क्रिएट कर दिए होते तो माइग्रेंट होते ही क्यों? बिल्कुल। और सवाल यह है कि उन्हें रोका किसने है सरकार ने, और तो अब कैसे हो पाएगा? बिल्कुल, लोगों को भोजन नहीं, लोगों की जेब में पैसा नहीं। हाँ, अगर कोई लड़की 1200 किलोमीटर साइकिल चला के अपने बीमार पिता को पहुंचा दे अपने गांव, गुड़गांव से दरभंगा, तो उसकी तस्वीर दुनिया भर के अखबारों में छपेगी। इवांका ट्रंप की बेटी, अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी जब ट्वीट करेंगी तो भारत में उसकी वाहवाही की जाएगी। जिन चीज़ों पे हमें शर्मिंदा होना चाहिए उस पर हम वाहवाही करते हैं। प्रोफेसर उपाध्याय, क्या आज
जब भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का नारा लेकर चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे थे, आज हम अपनी आधी आबादी को 2 रोटी दोनों समय देने की स्थिति में नहीं है, जबकि भंडार हमारे भरे हुए हैं। इस विडंबना को आप कैसे देखते हैं? 5 ट्रिलियन का सपना तो बहुत दूर हो गया। हमारी इकोनॉमी इस क्राइसिस से पहले 3 ट्रिलियन के आसपास थी। अब एक तो खैर यहाँ रुपए का एक्सचेंज रेट भी बहुत मैटर करता है, तो उसका क्या होगा तो वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये 3 ट्रिलियन का लेवल भी हम अब खो चुके हैं और हो सकता है हमें 3-4 साल लग जाए 3 ट्रिलियन तक आने में। तो एक तरह से जो ये सारा कुछ हुआ है, सारी दुनिया में हुआ है ये प्रॉब्लम तो, लेकिन हर जो रीजन है, यूरोप, अमेरिका, सबने इसको अपने अपने ढंग से इसको डील किया है। एक तरह का चक्रव्यूह है। हम बिना इसमें एग्जिट प्लान से घुस तो गए, जैसे महाभारत में अभिमन्यु घुस गया, लेकिन हमें निकलना नहीं आया और हम उसमें फंसे पड़े हैं। बाकी जगह जैसे अभी चर्चा में बात हुई थी, यूरोप में 70-80% सैलरी दी जाती है अगर कोई अनएम्प्लॉयड होता है। अमेरिका में पैसा दिया जा रहा है, $1200 दिए जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस गुना कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब सरकार ना तो समझ पा रही है, ना सरकार की हो सकता है कैपेसिटी है, ना हम कोई स्टेप्स, जैसे सारी दुनिया में प्रिंटिंग ऑफ मनी वाली बात होती है, अमेरिका में बहुत ज्यादा जोर से हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत घबराते हैं उस बात से, ना तो समझते हैं, ना कोई सलाह दी जाती है प्रॉपरली। तो कोई उपाय भी नहीं दिख रहा कि हमारी रिकवरी कैसे होगी। और ये रिकवरी मतलब इतनी आसान नहीं है। बहुत सारे एरियाज हैं जहां तो ये रिकवरी हो ही नहीं पाएगी, और कुछ एरियाज हैं जैसे अभी तो हमारी मार्केटिंग भी पूरी चालू नहीं हुई है, तो कंजम्पशन नहीं है तो प्रोडक्शन कहां से होगा, लोगों की जॉब कैसे मिलेगी। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो बहुत मुश्किल से वापस आ पाएंगी। तो हमारे पास में कोई प्लान नहीं है कि हम वापस और अगर प्लान नहीं है, सरकार के पास प्लान नहीं है, तो उसके लिए कम से कम पंडित नेहरू तो जिम्मेदार नहीं है, जिनका आज निधन हुआ था, आज ही के दिन, आज उनकी पुण्यतिथि भी है। कम से कम मौजूदा आर्थिक व्यवस्था के लिए, दुर्व्यवस्था के लिए जो जिम्मेदार है वो सिर्फ हमारी सरकार है, और सारे सवालों का जवाब उसे ही देना होगा। क्योंकि एक बात, एक नारा बहुत पुराना है कि जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। ये नारा अपना अर्थ कभी नहीं खोता है, और अगर हमें शांति की तलाश है, उसकी हमें इच्छा है, तो हमें इस नारे का जवाब देना ही होगा। आज की परिचर्चा बस यहीं तक। आप सब इसमें शामिल हुए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति में आज मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।